18वें लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं और इन इलेक्शंस में अग्निवीर का मुद्दा भी काफ़ी छाया रहा। भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिसमें हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर बहुत बड़ी जो संख्या में जो युवा हैं ग्रेजुएशन के बाद फौज में जाना उनके लिए एक सपने की तरह होता है। आज हम एक ऐसे ही युवा के साथ बातचीत करेंगे जिनका नाम है देवव्रत कपिला। और ये जो देवव्रत कपिला हैं भाई, ये इनकी स्टोरी को अगर मैं 4 शब्दों में समेटना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि भाई सपना था वही जिस सपने को लेकर हमने आज बात की है कि फ़ौज में जाना चाहते थे, फिर उसके बाद जो है HAS एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मेहनत उन्हें जो है कहीं और ही डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नायब तहसीलदार की कुर्सी तक है उन्हें ले आई। तो जो है सबसे पहले तो जो है देवव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच सक्सेस ट्री हिमाचल पर। और शुरू में ही सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक लंबा सफ़र आपने तय किया है अपनी नौकरी से पहले। हालांकि आपकी उम्र अभी तो आप 30s में भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे मैं विद्यार्थी जानता हूं जो नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले बताएं कि ग्रेजुएशन के बाद का सफ़र बताएं नौकरी लगने तक का, तो ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फ्रेश जो है ग्रेजुएट्स हैं उनको एक दिशा मिल पाए। हेलो सर, ग्रेजुएशन के बाद से लेके नौकरी तक का जो मेरा सफ़र था वो तो बहुत लंबा रहा। ग्रेजुएशन मेरी 2015 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद नौकरी लगते लगते मेरे को 2023 हो गया, मतलब 8 साल का लंबा गैप था उसमें मैंने अलग अलग चीज़ें की। 2015 के बाद से जब मैं आर्मी के लिए काफ़ी डेडिकेटेड था, मेरा काफ़ी उसमें जाने का मन था एज ऑफिसर, तो 2015 के बाद से ही मैंने CDS और FCAT होता है एक एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर देवव्रत जी ये भी बता दीजिए कि ग्रेजुएशन कहाँ से करी आपने, अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी बता दें आप, ताकि विद्यार्थियों को पता लग सके कि जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है ना नहीं यार कि भाई ये तो जो है जो बहुत बड़े कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे ही नौकरी ले पाते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी रहती है गलतफहमी। तो थोड़ा बताएं अपने जो है अपने गाँव के बारे में, अपने शहर के बारे में भी, और किस तरह से ग्रेजुएशन की और जो है फिर आगे बढ़े आप। जो मेरी बेसिक जो 8वीं तक की जो मेरी पढ़ाई थी स्कूल की, वो मेरे गांव के स्कूल में ही हुई थी। उसके बाद कुरुक्षेत्रा में एक बोर्डिंग स्कूल है, मैं उसमें चला गया था। और उसके बाद भी मैंने एक उसमें मेरिट बेस पे, जो +2 की मेरिट बेस होती है उस पर DU की मेरिट लगती है, तो उसमें मेरे को DU का कोई मतलब आउट ऑफ द कैंपस कॉलेज मिला था, श्यामलाल कॉलेज। तो मेरे को ये था कि घर से बाहर निकला हूँ तो अब खाली हाथ तो नहीं जाना वापस, तो इसलिए फिर मैं जो भी कॉलेज मिलेगा मैं उसमें एडमिशन लूँगा, यही सोच के आया था दिल्ली। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके मैंने ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि साइंस में मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मैंने कर ली वो ग्रेजुएशन। 70% के आसपास के मार्क्स से लेके मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी चॉइस को फॉलो करना चूज़ किया कि मैं जो चाहता हूँ अब मैं वो करूँ। तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स मैंने कभी कभार पढ़ता था मैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो उसको मैंने सोचा कि अब इसमें जा सकता हूँ। तो देखा मैंने कि CDS के जो सिलेबस है, मेरा आर्मी, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मामा जी के लड़के, वो आज मेजर है इंडियन आर्मी में, तो वो भी एक मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर रहा जब मैं उनको यूनिफॉर्म में देखता था। तो वहाँ से मेरा एक लगा कि मेरे को आर्मी में जाना चाहिए एज ऑफिसर। तो यहाँ पर जो आपका जो सफ़र था बिलासपुर से कुरुक्षेत्र से जो है दिल्ली का, तो कहीं ना कहीं जो मान लीजिए अगर आपकी ग्रेजुएशन बिलासपुर से ही हुई होती, तो क्योंकि जहाँ तक हम लोअर हिमाचल की बात करें वहाँ भी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हर घर में ही कोई ना कोई सर्विस से जुड़े व्यक्ति हमें मिल ही जाएंगे। हाँ जी, तो जो है क्या आपको लगता है कि जब आप नायब तहसीलदार बने हैं तो आपकी ये जो क्वालिफिकेशन अगर ना भी होती, बिलासपुर में ही हुई होती, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं, उसका जो क्वालिफ़िकेशन जो, क्योंकि स्टडीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। अभी आप देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं हमारे स्टेट में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IIT, अब तो IIT और NIT भी वहाँ पे काफ़ी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट जो हैं वो आ चुके हैं। लेकिन होता यह है कि अब देखिए कितने ही सीट्स देखिए हर महीने हर साल
10 बच्चे 12 बच्चे निकलते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं जो हिमाचल के किसी ना किसी कॉलेज से स्कूलिंग, वहाँ उनकी बेसिक स्कूलिंग सारी वहाँ के लोकल स्कूल से हुई है। मेरे कितने ही बैचमेट्स हैं जिन्होंने हिमाचल के ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उन्होंने अपने आप को दी, और आज वो अच्छी सर्विसेज में बैठे हुए हैं। तो मेरे को इसका नहीं लगता कि आपको एजुकेशन वाइज अगर बाहर जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। बाहर जाके आपको हो सकता है कि आपको एक एक्सपोजर जो होता है, एक्सपोजर का जो फैक्टर है वो थोड़ा रहता है, लेकिन एजुकेशन में उसका मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। यहाँ पर सारे ही विद्यार्थी जो भी हमारे श्रोता हैं उनको बता दूं कि नायब तहसीलदार 2022 का जो एग्ज़ाम था इन्होंने क्लियर किया था, लेकिन उससे पहले का सफ़र इतना आसान नहीं था। 8 इन्होंने जो है वो एसएसबी दिए। इसके अलावा 2019 में शायद आपका अलाइड का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, लेकिन जो लास्ट फेज़ था उसमें डॉक्यूमेंटेशन से ये जो है बाहर हुए और एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, प्री और मेंस। फिर उसके बाद 2021 का एचएएस का आपने इंटरव्यू दिया, 22 में एचएएस का मेंस भी दिया और एनटी का भी मेंस दिया, लेकिन एनटी में ने सफलता मिली। तो ये जो है सफ़र लंबा था। बाकी आपने बीच में मुझे पहले बताया था कि लॉ भी की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लॉ करते भी आप तैयारी वगैरह करते रहेंगे। तो आज के टाइम में मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो भाई वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और मतलब 1 साल 6 महीने पढ़ने के बाद ही। तो आपको क्या लगता है कि जो मोटिवेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की तैयारी के टाइम पीरियड में? मोटिवेशन तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर बीच में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है ये काफ़ी एक जिग जैग जर्नी है, रोलर कोस्टर राइड है। कभी आप टॉप पे भी जाएंगे, जब आप प्री क्लियर करेंगे आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होगा, आप मेंस क्लियर कर लेंगे, आपको इंटरव्यू जब कॉल आती है। जब मेरे को कॉल आई थी तो एचएस इज अ प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम ऑफ द हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश का। तो जब कॉल आती है तब लगता है कि यार हमने 7वें आसमान पे कदम रख दिया, अब हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो वो वाली फीलिंग भी आएगी। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू आउट होंगे या आपका कभी प्री नहीं होगा, कभी मेंस नहीं होगा, तो एक आप ऐसा लगेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किसी ने गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया। तो अगर मोटिवेटेड आप नहीं रहेंगे तो इस जर्नी को कंटिन्यू करना बहुत टफ हो जाएगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि हम एक रैट रेस में ना भागें कि अगर सारे तैयारी सरकारी नौकरी की कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को देख के, अपने पैशन को देख के कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि नहीं जाना चाहता हूँ, अगर आप खुद की चॉइस से इसमें जाएंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को देख के कि यार ये भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो आप 6-7 महीने बाद उस जो एक स्ट्रगलिंग फेज़ जो आपका आएगा, स्ट्रगलिंग भी नहीं बोलना चाहता मैं इसको, जो मेहनत करने वाला फेज़ आएगा, क्योंकि इसमें मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। तो जो मेहनत, क्योंकि हम दूसरे को देख के कर तो लेते हैं कि यार ये भी बन गया तो क्या ही बड़ी बात होगी, बन तो हर कोई जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम देखते हैं सिलेक्शन में 10 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, हम उनको नहीं देखते जो 1000 रह गए हैं। तो अगर हम इसमें अपनी चॉइस से जाएंगे तो हम, मेरे को लगता है कि हम मोटिवेटेड भी रहेंगे, और जो हमारी जर्नी चाहे कितनी भी लंबी चली जाए, चाहे हम कितनी बार फेल हो जाएं, कितनी बार हम डीमोटिवेटेड फील करें, तो हम कर सकते हैं इसमें मोटिवेटेड रह के। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग तभी इस फील्ड में उतरें जब आप खुद करना चाहते हैं, किसी और के प्रेशर में आके प्लीज़। अच्छा, चलिए मैं इस पे भी बातचीत करूंगा जो रोज़गार वाला मुद्दा आपने जोड़ा है, लेकिन उसमें एक आपने बड़ी अच्छी चीज़ बात की, पैशन की बात की। तो जब हम पहले बैठे थे आप बता रहे थे कि आप बड़ा अच्छा सिंगिंग भी आप बड़ी अच्छी करते हैं, तो भाई जो है कुछ हिमाचली हो जाए, कोई 2 लाइनें जो भी आपको पसंद हो। बिल्कुल सर, सिंगिंग तो मैं इसमें मैं पहले यही बताना चाहूँगा कि मेरा एक अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन निकालने का भी एक बड़ा जरिया रहा है ये। क्योंकि मेरे को जब भी कुछ लगता था, कभी मैं अकेला गुनगुना लेता था, कभी दोस्तों के साथ बैठ के हम एक छोटा सा जैम सेशन कर लेते थे, तो उससे आपको ना स्ट्रेस बड़ा रिलीव होता है इस चीज़ में। नेगेटिव चीज़ों को अपनाने के बजाय अगर आप इन चीज़ों को करते हैं ना, कि वो क्रिएटिव चीज़ को करते हैं, तो किसी ना किसी के अंदर मेरे को लगता है हर कोई कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये सिंगिंग जो थी मेरी, वो इनबिल्ट है, इसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी इस जर्नी में, मेरे को काफ़ी हेल्प करी। मेरे को आज भी याद है, मेरे फ़ोन में कई रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं उन जैम सेशंस की, जब हम तैयारी करते थे शाम को, डिमोटिवेटेड फील करना या थका हुआ फील करना। तो हम ये सारी स्टोरीज चंडीगढ़ में ही होती है। चंडीगढ़ में ही मैंने मैक्सिमम तैयारी जो है ना, सेल्फ स्टडी वाली तैयारी, जो HP की तैयारी करी थी 2019 के बाद। 2019 के बाद मैं चंडीगढ़ आ गया था, तो इधर ही। वैसे तो मैंने पहले भी कई स्टेज परफॉर्मेंसेस यूनिवर्सिटी टाइम स्कूल में, लेकिन उस टाइम वो एक जस्ट एक था कि कर दिया। यहाँ पे उसने मेरे को जर्नी में हेल्प किया, अपना दिमाग ठीक रखने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए।
तो एक वैसे ही एक काफ़ी फेमस गाना है हिमाचल का, कुंजू चंचलो, तो उसमें लीजिए मैं थोड़ा माइक पास कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से गुनगुना के बताइए। बिल्कुल, ज़्यादा तो मैं इतना बड़ा नहीं, सिंगर सिर्फ लेकिन दो तीन छोटा लाइनें मोटा हो जो है। जाएं बस। हो बटने रागम ना तू कर चंचलो, हो बटने रागम ना तू कर चंचलो, चंबे चांदी बथेरा हो, मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बथेरा हो। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया देवव्रत जी। मुझे लगता है कि जो मैं इस टाइम सोच रहा हूँ, इस इंटरव्यू को देखने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि अगर आप जो है नायब तहसीलदार नहीं होते तो एक बड़े अच्छे आपको जो है फनकार, बड़ा अच्छा सिंगर होना था आज के टाइम में। तो जो है इस अब ये जो है ना एक बड़ी ही दुविधा होती है कि आपका कोई पैशन है, जैसे आपका पैशन बड़ा अच्छा, आप गा रहे हैं, मतलब किसी का कोई पैशन है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, किसी का एक्टिंग है, और मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी तो हर किसी में होती है, कुछ उभार पाते हैं, कुछ नहीं उभार पाते। तो लेकिन सबसे पहली जो दुविधा रहती है कि जैसे रंग दे बसंती में है ना एक डायलॉग कि ग्रेजुएशन करो, नौकरी लो, पैसे कमाओ, ब्याह करो। तो ये एक ना मतलब सभी की ज़िंदगी में, एक जो मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, तो आपका भी एक अपना एक्सपीरियंस रहा होगा कि भाई एक तरफ जो है पैशन है, एक तरफ मतलब नौकरी तो बड़ी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, जब हम मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है जो एक सोशली जो है रिस्पेक्ट दिलाती है। मैं इवन एक बार सुन रहा था, एक बड़ी मशहूर जो है लीडर हैं, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा न्यूई। तो उन्होंने ना पेप्सी को की किसी बड़ी मीटिंग में थी, वो बोल रही थी कि भारत में ना लड़कियों के लिए तो सरकारी नौकरी जस्ट लाइक हर फर्स्ट हस्बैंड, जो आपको अपने दूसरे हस्बैंड और उस फैमिली से प्रोटेक्ट करता है, पूरे ज़माने से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा न्यूई को थोड़ी गलतफहमी हुई, लड़कों के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। तो इसका एक्सपीरियंस भी थोड़ा रहा होगा ना, सब कुछ जो है नौकरी लेनी है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बाकी पैशन वगैरह तो चलते ही रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं हमें। जी सर, इसका तो मेरे को तो लगता है सर, लड़कों की तो जो इस फील्ड में आ गया ना, जो तैयारी की फील्ड में आ गया, उसकी सारी ज़िंदगी एक लाइन होती है एक, उस लाइन, वो लाइन है सरकारी नौकरी। उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है पढ़ाई के अलावा, वो उस लाइन के परली तरफ है कि घूमने जाना है यार। आजकल ये सर आप देखेंगे तो लेह लद्दाख का ट्रिप, गोवा ट्रिप, या दोस्तों के साथ इधर उधर जाना, कुछ भी इंजॉय करने का, यार नौकरी लगेगी ना उसके बाद करेंगे। और नौकरी लगते लगते सर ऐसा लगता है कभी कभी कि उस टाइम तक, नौकरी लगने तक कहीं ऐसा ना हो कि ये शौक ही मर जाए। तो ये तो रहता है सर इसमें तो। और फर्स्ट हस्बैंड क्या मतलब, हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ही अगर नौकरी लगेगी तभी होगा। इवन छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, ये नौकरी लगने के बाद ही होता है सर। और लाइफ चेंज हो जाती है, सोसाइटी आपको देखने का नज़रिया बदल देती है। जो सोसाइटी आपको ये पूछती थी बार बार कि हाँ भाई क्या कर रहा है, नौकरी कब लगेगी, कितना पढ़ोगे, इतनी उम्रें हो गई, कितने पैसे खर्च करोगे, कमाना कब शुरू करोगे, तो ये सारे ताने आपको सुनने पड़ते हैं। ये सारा आपका, और जैसे ही आपकी नौकरी लगती है तब आप बोलते थे कि जाओ अखबार में नाम पढ़ लो। और ऐसा है कि क्या बात है, हाँ जाओ अखबार में नाम पढ़ लो। अब जिसको जो पूछता था क्या कर रहा है, अखबार में आ गया, पढ़ लो क्या कर रहे हैं। पर वो सर मेरे को लगता है कि ये भी जो लिबर्टी है, या ये जो लक, मतलब ये जो मिलता है ना, जो फल मिलता है, ये भी मेरे को लगता है कभी कभार बड़ा रेयरली मिलता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और जिसको मिल गया है वो तो भाग्यशाली है सर। हाँ जी, मैं ना आपकी ये जो जर्नी है अभी इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ना जैसे आपने जो बातें कही, वो कहते हैं ना भारत में लड़के जो है, लड़के को नौकरी नहीं मिलती तो वो डिफ़ाल्टर हो जाता है, और लड़की को नौकरी नहीं मिलती तो उसकी शादी हो जाती है। तो मुझे लगता है लड़कों, अब एक तो लड़कियाँ वैसे ही बड़ी कम हो गई हैं गिनती में भी, और दूसरा जो है हम देखते हैं कि भाई शादी को नौकरी से बड़ा जोड़ के देखा जाता है आजकल। तो मतलब
अब देखते हैं कि भाई बेरोजगार लड़कों की तो जो है नौकरी नहीं मिली तो शादी भी नहीं होती। तो मुझे लगता है ये भी एक मोटिवेशन या डीमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है कि जो है मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में जो बच्चे बैठे हैं 35 साल की उम्र हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा बड़ी उम्र हो चुकी है, और क्योंकि नौकरी नहीं मिली और अपनी वो जो है सोशल लाइफ को भी आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता होगा। प्रेशर तो सर काफ़ी रहता है ना, लेकिन बात यह है कि इसको एज अ मोटिवेशन लेना है या एज अ डीमोटिवेशन लेना है। और अगर कोई इसको एज अ मोटिवेशन लेता है, किसी की अपनी पसंद है, किसी की लव लाइफ चली है साथ साथ में, और उनको लगता है कि मैंने वही शादी करनी है, तो मेरे को लगता है कि तैयारी के टाइम पे ना आपको हर चीज़ को होल्ड पे डाल देना चाहिए कि ठीक है, शाम को सारे ही बात करते होंगे फ़ोन पे जिनकी भी लाइव लाइफ चली है, क्योंकि मुझे जैसे जैसे आप बातें करें ना, मुझे शायद यूपीएससी का एक 4-5 साल पहले का जो टॉपर थे, कुछ शायद कटारिया नाम था, उन्होंने जब उनको पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को क्रेडिट दिया था पूरा। सर अगर आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड है ना तो रहता है, क्योंकि एक होता है सपोर्टिंग कि ठीक है मैं आपसे लिमिटेड टाइम के लिए बात कर पाऊंगा। अगर कोई वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देता है तो फिर आप वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी देते हैं कि आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, आप जाओ, जो भी अचीव करना चाहते हो आप करो, तो वो रहता है। और उस टाइम पे मेरे को लगता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ को होल्ड पे डाल दीजिए। 2-3 साल के लिए आपको ना हर चीज़ को होल्ड पे डालना पड़ेगा। आपका जो घूमना फिरना है या आपका जो ये लव लाइफ है, इसको जो भी मतलब जो भी आपको पढ़ाई से थोड़ा सा भी हटाएगा उसको होल्ड पे डाल दीजिए। और अगर आप जैसे होल्ड पे डाल देंगे उसको, तो आपका पूरा एक फोकस जो है आपकी स्टडीज़ पे जाएगा। और स्टडीज़ पे जिसका 24 आवर्स जो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहा है ना, वो मेरे को लगता है सर कि वो बाकियों के मुकाबले, मैं नहीं कहता कि उसका निकल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक लक फैक्टर आता ही आता है, लेकिन वो बाकियों के मुकाबले जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत उनसे काफ़ी आगे रहता है, क्योंकि उसका जो पूरा दिमाग है उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि यार कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे दोस्त कहीं और जा रहे हैं, मेरे को आज ये करना था वो करना था। वो पूरा फोकस्ड रहता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को कोई और कहीं से मेरी टांग नहीं खींच रहा है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चल रही है। फिर वो अपनी एक प्रोसीजर पूरा बनाता है, अपना एक टाइम टेबल बनाता है, एक जर्नी का टाइम टेबल बनाता है। तो फिर उस हिसाब से वो जब चलता है तो मेरे को तो लगता है कि वो पथ भ्रष्ट हो जाता है ना कभी कभार किसी का, तो वो उसका नहीं होता है। और वो बहुत अपना एकदम अर्जुन की जो जैसे तोते की आंख दिखती है, तो वो वैसा रहता है, तो उसका काफ़ी फर्क तो पड़ता है सर। नहीं, अब ये जो टाइम पीरियड है, जैसे हर किसी की ज़िंदगी में आता है कि जैसे आपने बात की ना, वैसे इन टॉपिक्स पे बड़े कम लोग बातचीत करते हैं इंटरव्यूज़ में भी। ठीक है, आप बड़ा अच्छा बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस जर्नी का जब आप तैयारी कर रहे हैं, कि आपका मोटिवेशन लेवल कैसा है। जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे, सपोर्ट सिस्टम, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं बहुत सारे, जब आप जर्नी में थे तो आपको फ़ोन करना, आपको फाइनेंशियली भी जो जितना हो सकता था वो आपको सपोर्ट करने की बात करते थे। मतलब चाहे आपके पास पैसे हों, लेकिन अगर कोई और बोल दे तो अपने आप में बड़ा अच्छा फील होता है। तो अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि भाई ना उस लड़की की कोई गर्लफ्रेंड है, ना उसके कोई दोस्त हैं, या वाइस वर्सा, कोई लड़की है ना उसके कोई अच्छे दोस्त हैं, और तो भाई उनको क्या सलाह देंगे आप? जरूरी नहीं है सर कि गर्लफ्रेंड होना, लेकिन दोस्त होना बड़ा जरूरी है सर। चाहे लड़की है उसके दोस्त होना बड़ा जरूरी है, लड़का है उसके दोस्त होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ दोबारा से कि ये इस जर्नी में आपको लो फेजेस आएंगे ही आएंगे। और कुछ बातें सर ऐसी होती हैं जो आप अपने घर वालों से इतनी फ्रेंकली डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो उसके लिए जो एक दोस्त होते हैं, मेरी तो 2 बहनें हैं, वो भी एज अ मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड रहती हैं मेरे साथ। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। मैं हॉस्टल में रहा हूँ स्कूल टाइम से, तो मेरे स्कूल टाइम से लेके आज तक जितने भी दोस्त बने हैं, मेरा एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। और मैं उनके ऊपर रिलाई कर लेता था कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे को मेंटल सपोर्ट कहाँ से चाहिए, मेरे को हर जगह से मिलती थी। इनफैक्ट मेरे को घर से भी कभी कोई ऐसा नहीं रहा प्रेशर की तेरे को करना ही पड़ेगा, ये करना है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन घर की तरफ से तो था ही था, लेकिन जो एक गैप होता है ना सर बीच में कि यहाँ से नहीं, तो दोस्त मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि उन्होंने मेरे को कभी ऐसा लो फील नहीं होने दिया कि अगर मैं कभी फेल हो गया या इंटरव्यू आउट हो गया, कुछ हो गया मेरे साथ ज़िंदगी में, और भी बथेरी चीज़ें होती हैं सर ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा, तो उन्होंने कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि यार तू अकेला है किसी भी चीज़ की। और सबसे बड़ी बात है सर, जब आप मेंटली परेशान हैं, आप दोस्तों के पास बैठो जाके। अभी भी मेरे को कईयों के फ़ोन आते हैं, मैं कहा यार आपके पास नज़दीकी में आपका दोस्त कौन है, उसके पास चले जाओ सीधा, क्योंकि बाहर हम घर नहीं जा पाते। सबसे अच्छा तो बैकअप तो घर ही है कि चले जाओ भाई, मैं तो बीमार भी होता हूँ या मेरे को थोड़ी सी परेशानी, मैं घर जाता हूँ सीधा। लेकिन जो दोस्त हैं वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे।
और फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से सर मेरी बहुत हेल्प करी मेरे दोस्तों ने। और मतलब मैं तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ। तो आपका कहना ये है कि मोबाइल हो या ना हो, लेकिन दोस्त जरूर हो। दोस्त जरूर हो सर, दोस्त जरूर हो। क्योंकि आजकल दोस्तों को रिप्लेस कर रहा है मोबाइल ना। नहीं नहीं, दोस्तों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता सर, जहाँ तक मेरा मानना है। दोस्त तो आपके लाइफ भर आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक बड़ा झुंड होता है कि ये सारे मेरे दोस्त हैं। दोस्त आपके होंगे जिनके साथ आपकी थिंकिंग शायद ना भी मैच करे, लेकिन आप वो बोलते हैं आजकल एक वाइब बर्ड चला है बहुत ज़्यादा, वो वाइब मैच होती है किसी के साथ, जो आपको देख के ही पहचान लेगा कि यार इसके साथ तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसके दिमाग में। तो वैसे वैसे ज़िंदगी में होने बहुत ज़रूरी है। और पहचान शायद एआई भी ले, लेकिन वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता कोई। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जो है देवव्रत जो है ना, 2018 में आपकी लॉ हुई, शिमला यूनिवर्सिटी से आपने लॉ भी की, तो उसके बाद तो आपने जो है एक्सक्लूसिव आप पढ़ाई में आ गए ना 2018 के बाद। तो वो मुझे टाइम बताएं जब आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और आप 19 में चंडीगढ़ में अब आप तैयारी कर रहे हो, अलाइड का एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, ठीक है, और जो है फिर वो लास्ट स्टेज पे जाके निकल नहीं आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो पाती, तो वो जो टाइम पीरियड है, फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद घर चले गए होंगे आप, तो वो टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा बताओ आप। वो टाइम पीरियड तो सर मैं सर मेरी एक, मैं इसको फॉर्चुनेटली इसको मैं एक अपनी अच्छी आदत बोल सकता हूँ कि जिस पेपर की जब मैं तैयारी करता हूँ ना, उसका मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मैं निकालूंगा। अब चलो भगवान की देन है जैसे भी है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ। और मतलब आपकी जो पॉजिटिव थिंक, आप है, बड़ा पॉजिटिव करते हो, आदत है आपकी। ये मेरा है कि वैसे तो मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूँ, लेकिन मैं पेपर के मामले में, क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मेरे को 6 महीने मेरे पास है, एक टास्क मेरे पास दिया गया है, और डिसिप्लिन मैंने सर बचपन से एक चीज़ सीखी है, डिसिप्लिन घर पे भी, और उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, वहाँ पे भी काफ़ी डिसिप्लिन था। तो मेरे को ये लगता है कि अगर बंदा डिसिप्लिन होके चले ना, तो किसी भी टारगेट, तो मैं जब पेपर की तैयारी करता था तो फिर मैं और चीज़ें भूल जाता था। मेरे एक दोस्त है, वो मेरे को कोबी ब्राइट मेंटालिटी बोलता है कि वो जब से वो सोचता है बंदा फिर वही करना है। मैं मेरी लव लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी घर में क्या हो रहा है, क्या, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस मेरे लाइब्रेरी। और मैं सर मैं बताऊँ आपको, उस दिनों में चंडीगढ़ में 6-7 महीने रहा ना, मेरे को एक रूट पता था, रूम से लाइब्रेरी, इसके अलावा मैं कहीं और गया नहीं था। आप बता रहे थे 42 में आप 42 मेरी लाइब्रेरी, और 42 में ही मेरा पीजी था। तो वहाँ से वहाँ तक का मेरा रूट था सारा। 6 महीने 1 साल में उस रूट से डेविएट भी नहीं किया, मैं वहीं रहा। और मेरा ये होता था कि दिमाग में पॉजिटिविटी ये थी कि अगर मैं करूँगा तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये कंपटीशन है सर, 10 सीटें हैं, 10 पे 100 फाइट करेंगे, तो मेरे को 100 की लिस्ट में कैसे ना कैसे प्री कर निकाल के 100 में घुसना है। फिर उसके लिए उतनी मेहनत करो, फिर उसके बाद आप 100 में घुस गए, फिर आपको 30 में जाना है, फिर 30 में जाने के लिए आप दोबारा उतनी मेहनत करो। तो मेरी वो पॉजिटिव माइंड चलता था, और भगवान की कृपा से मेरे को वो रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलते भी थे। पर ये अनफॉर्चुनेट था कि लास्ट में जाके मैं उसमें मेरिट आउट हो गया। तो वो फेज़ सर, वो फेज़ रहता है काफ़ी डाउनफॉल होता है वो एक तरीके का, क्योंकि आपको लगता है कि आपने वही लाइन, उस लाइन पे खड़े हैं आप कि इस लाइन से परे मेरा ज़िंदगी सब कुछ है। मैं गोवा जाना था, मैंने लेह लद्दाख बाई ट्रिप करना था, या कुछ और करना था, नौकरी के बाद करेंगे। जी। आप उस लाइन पे खड़े हो और आपको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो एकदम से चेंज होने वाली है, जैसे मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप मेंटली भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो कि मैं बस अब बैग पैक और लद्दाख पहला ट्रिप। लेकिन जैसे ही लिस्ट में नाम नहीं दिखा, क्योंकि फाइनल लिस्ट थी, अगर आएगा तो ज़िंदगी के लाइन के उस पार, अगर नहीं आएगा तो 0। तो जैसे ही उस लिस्ट में नाम नहीं दिखता था, तो फिर आता था डाउनफॉल। लेकिन वो बात वही आ गई सर, डाउनफॉल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम, जी। सपोर्ट सिस्टम, मैं फॉल बैक करता था अपने सपोर्ट सिस्टम पे कि अगर मैं गिर गया हूँ यार, मेरे को संभालने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, अच्छा सराउंडिंग था मेरे पास। मैं जिस रात, मेरे को आज भी याद है जिस रात मेरा रिजल्ट आया था, अलाइड के टाइम पे तो नहीं, अलाइड के टाइम पे तो क्योंकि कोविड था, घर पे था मैं, लेकिन एचएस के जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, इंटरव्यू आउट हुआ था 2021 का, हाँ, आपने इंटरव्यू दिया था, जो था वो, तो जिस शाम को रिजल्ट आया, मैं उससे अगली सुबह चंडीगढ़ आ गया था। ओके। मैं अपने वही की सपोर्ट, क्योंकि घर वालों के साथ आप उतना डिस्कस नहीं भी कर पाते हो। अच्छा देवव्रत, यहाँ पे ना 2 बड़े मतलब मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं। एक तो मुझे बताएं कि जैसे आप तो बाहर रहे, लाइब्रेरी का जिक्र किया आपने ना, बड़े सारे बच्चे हैं ना यूट्यूब पे, स्पेशली मुझे लगता है जो चंडीगढ़ में बच्चे बैठे हैं ना, वो तो यूट्यूब में देखते नहीं, सेल्फ स्टडी की तरफ हैं। जो घर में बैठे हैं, रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे, नहीं आ रहे हैं, तो वो यूट्यूब पर थोड़े ज़्यादा डिपेंड हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो घर में बैठा हुआ है कोई बच्चा, शिमला में, सोलन में, बिलासपुर में, मंडी में, तो घर बैठे बैठे तैयारी की जा सकती है? सर तैयारी तो मेरे को लगता है
जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर डेडिकेशन है, वो कहीं पे बैठ के कर सकता है। हमने एकलव्य की बात सुनी है, अर्जुन ने भी उसी नहीं, द्रोणाचार्य आपकी स्टोरीज तो ठीक है, मतलब ये तो एक हम पौराणिक कथाएं हैं, जी, जी, लेकिन जी। प्रैक्टिकली मतलब मुझे आप बताएं कि है पॉसिबल कि वो कर सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली सर मैं तो अपना बता सकता हूँ ना, है ऐसा सर कि जो कैपेबल है, फाइनेंशियली कैपेबल है चंडीगढ़ आने का, चंडीगढ़ में क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर हाई है, हाई है, नो डाउट। हाई है, तो जो कैपेबल है चंडीगढ़ आने का उसको तो आना चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि उसको नहीं आना चाहिए, उसको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंपटीशन के बीच में बैठ रहे हो। आप लाइब्रेरी में जब जाओगे तो आपको कंपटीशन दिखेगा, घर के कमरे में आपको कंपटीशन नहीं दिखेगा। लेकिन मैं उनको भी मैं नहीं करना चाहता जो फाइनेंशियली कैपेबल चंडीगढ़ आने के नहीं हैं, उनको भी मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि भाई चंडीगढ़ आओगे तभी होगा, अगर घर पे बैठ के मतलब ऐसा नहीं है कि होगा। जितने आ रहे हैं सबका क्लियर तो नहीं हो पा नहीं हो रहा ना। मतलब वही है कि अगर चंडीगढ़ आना एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप आ सकते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ कर रही है, जी, जी। आपकी फैमिली कंडीशन आपको अलाउ कर रही है, तब तो ठीक है आओ। लेकिन ऐसा ये कंपल्सन नहीं है पेपर निकालने की। आप घर पे बैठो, आप सिलेबस का पता करो, गाइडेंस लो, प्रॉपर गाइडेंस लो। बंदे मेरे काफ़ी नोन है जिन्होंने घर में बैठे बैठे ही बहुत काफ़ी पेपर, मैं नहीं कहता कि बड़ा कोई पेपर निकाला हो, लेकिन काफ़ी पेपर निकालते हैं। तो ये तो सर बंदे के ऊपर है आपने। अच्छा, एक देवव्रत जो है ना, जब स्टडी है, एक 22-23 साल की उम्र हो जाती है किसी भी लड़के की, तो पेरेंट्स का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन पेरेंट्स के साथ ना उतनी जो दोस्ती वाला माहौल नहीं बन पाता। और दूसरी तरफ वो बहुत अच्छा सोचते हैं हमारा बच्चा कुछ लग जाए, और ऐसा नहीं, जो बच्चे भी हैं, जो स्टूडेंट है उसको भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स की। तो इस टाइम पीरियड में ना, जो जब तक नौकरी नहीं मिलती, माहौल थोड़ा गर्माहट सी रहती है ना, मतलब घर पे स्पेशली जो है पिता और पुत्र के रिश्ते में। तो इसके बारे में कोई आपका एक्सपीरियंस हो ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है चाहे हम कितना लाख कहें मोटिवेशन, दोस्त हैं, जो भी है, लेकिन घर का जो मोटिवेशन है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जी सर, मेरा सर, मैं इसमें भी अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को कभी घर से कुछ सुनने को नहीं मिला नेगेटिव कि कब करेगा। और बाकी इधर उधर से मेरे को काफ़ी सुनने को मिलता था, लेकिन मेरे पास एक सेफ प्लेस था, मेरा घर। मैं निकलता नहीं था। मैं काफ़ी मेरी रही है कि जब मेरा ये फेज़ था तो मैं घर के बाहर बड़ा कम निकलता था, लेकिन घर पे मेरे को पता है कि मेरा सेफ प्लेस है। तो मेरे, और जैसे आपने बात करी पिता पुत्र, तो मेरे पिताजी पता नहीं कैसे, लेकिन इतने प्रैक्टिकल, और आज की सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो आज की जनरेशन की थिंकिंग है, वो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला। और मैं उनको फ़ोन करता था बीच बीच में, वैसा नहीं उनको फ़ोन नहीं करता जिस दिन मेरे को लगेगा कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा। और मतलब मेरा तो सर बीपी, हमारा इतना बीपी फ्लक्चुएट कर जाता था, कभी कभी चलते चलते लगता था कि यार चला नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि डर डर के बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है। जी जी। उस टाइम मैं एक ही फ़ोन करता था अपने पिताजी को, और उनको मैंने बोलना कि यार ऐसा ऐसा लग रहा है। तो डैडी पहाड़ी में बोलते थे, वाह कुछ नहीं होता, होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो अगली बार देखेंगे। जब आपको ये चीज़ सुनने को मिलती है ना सर घर से, तब आपको लगता है कि अब तो मैं कर ही लूँगा। जब मैं पेरेंट्स से भी ये बड़ी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बार बार बोल के कब करेगा, इतनी उम्र हो गई, कुछ तो कर ले, कब तेरा टेस्ट निकलेगा, ये सब बोल के ना, क्योंकि बाहर तो हमें ये सब सुनने को मिल ही रहा है, तो कम से कम घर पे हमें, क्योंकि और सर बात ये भी है कि घर वालों की इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशन उनके हमारे फेवर में ही है, सही बात। पर कभी कभार ना हमारा फेज खराब फेज चल रहा है, उसमें हमें अच्छी इंटेंशन से गलत मतलब बोली बात, वो भी हमें गलत फील होगी। तो बच्चा कभी कभार फिर उसके बाद रिबेल कर जाता है कि यार मैंने घर भी नहीं जाना, अब घर पे ताने सुनने को मिलते हैं। तो इंटेंशन पेरेंट्स की ठीक है, लेकिन जो हम बोलने का तरीका उसमें जब नेगेटिव जाता है, तो मेरा तो सर बहुत अच्छा रहा। मैं घर में बैठा, मैं कभी कभार तो ऐसा होता था, चंडीगढ़ में बड़ी धुंध पड़ रही है यहाँ पे सर्दियों में, और मेरे को लगता था कि यार लाइब्रेरी, घर से रूम से लाइब्रेरी जाना, ये करना, तो उसमें खाना भी खाना है, ठंड में सब कुछ करना है। तो मेरा ऐसा था कि 15-20 दिन के लिए जब सीवियर ठंड पड़ जाएगी यहाँ में, मैं भाग जाता था घर। और वहाँ पे मेरा ये था कि सवेरे सवेरे मैं 7 बजे उठता था, मतलब 7 बजे मैं नहा धो के पढ़ने के लिए, बैठने के लिए रेडी होता था। तो मैं बोलता था घर पे मम्मी जी को कि मेरे को 7 बजे खाना चाहिए, तो 7 बजे खाना मिलता था, और 7:30 बजे 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम, मैं वही कहता हूँ सर, अल्टीमेटली मेरा सपोर्ट सिस्टम चाहे घर का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे बाहर का हो, मतलब मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं बच्चों को कि 2022 में जब देवव्रत की नौकरी लगी, तो उस साल सिलेबस भी जो है चेंज हुआ, ठीक है ना, जैसे आपको वे ऑफ टेकिंग द पेपर वो सब्जेक्टिव हुआ, सब्जेक्टिव, उससे पहले ऑब्जेक्टिव होता था, और कुछ चीज़ें तो एग्जाम में बैठ के ही पता लगी कि
पैटर्न कैसा रहेगा पेपर का, ये तो एग्जाम में बैठ के ही पता तो चलेगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसमें जो है देवव्रत जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो भाई बातें बड़ी रोचक चल रही हैं, बस आखिर में मैं दो ही बातें पूछूंगा देवव्रत से। देवव्रत, एक तो ये बताएं, नौकरी लगने के बाद जो है आप बार बार बोल रहे हैं पूरे इंटरव्यू में, एक तो आपने लद्दाख का नाम लिया, एक गोवा का, आप कहीं जाकर आए अभी तक? नहीं जाके आया सर, मेरे दोस्त अभी तक इधर ही बैठे हुए हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि उनका कि भी उनकी लग जाए। नौकरी लगे। लेकिन और मैंने एक काम कर लिया सर, मैंने रॉयल एनफील्ड की बाइक निकाल ली है। अब जैसे ही दोस्त उसमें मेरे साथ ग्रुप में जुड़ जाएंगे, मैं पक्का जाऊंगा। क्या बात है। और आखिर में मैं चाहूंगा कि एक अच्छा सा और पहाड़ी गाना हो जाए, ताकि जो है एक अच्छा समापन हम इस इंटरव्यू को दे सके। अच्छा गाना तो पहाड़ी, माए नी मेरिए शिमले दी राहे, चंबा कितनी क दूर, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना ज़रूर है, माए नी मेरिए शिमले दी राहे, चंबा कितनी क दूर। बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें बाद में ज़रूर बताएं। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू में जो बातें हमने की हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ 19-21 के डिफरेंस से कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होगा। आई होप सो उनसे जो है आप मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। आखिर में बस मैं कहूँगा देवव्रत, कोई संदेश, कोई मैसेज आप देना चाहें तो ज़रूर दें। संदेश मैं उनके लिए देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसी लाइफ में था पिछले साल तक, जो तैयारी कर रहे हैं और जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। दो कैंडिडेट बहुत हैं जो कुछ मज़े मारने के लिए चंडीगढ़ आते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ है ऐसी सिटी है, लेकिन जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूसली लगे रहिए। आप, वही बात है कि फेल भी होंगे, कभी प्री क्लियर हो जाएगा, कभी मेंस क्लियर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में डाउनफॉल्स भी आएंगे, लेकिन अपने सपोर्ट सिस्टम को साथ में लेके, जो जहाँ पे आप फॉल बैक कर सकते हैं उनको साथ में लेके चलते रहिए। और कभी अपने जो कंपटीटर दोस्त हैं आपके, जो साथ में आपसे तैयारी कर रहे हैं, उनसे जेलसी मत फील कीजिए। आप जब साथ मिल के चलेंगे, एक ग्रुप स्टडी करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इम्प्रूव होती हैं। तो वो उस सब को करते करते वही है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। तो चलते रहिए, क्योंकि जब तक आप चलते रहेंगे तब तक हारा वही है जो जिसने लड़ना छोड़ दिया। तो जब तक आप चलते रहेंगे आप हारे हुए नहीं हैं, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत, थैंक यू सो मच।